चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना ये 7th वीडियो है और सब्सक्राइब यदि आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा मेरे हर नए वीडियो के बारे में। तो अभी बच्चों अपन को नेक्स्ट, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन हुआ था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली यदि अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। जब हम किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस करते हैं, मूव करवाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको फोर्स भी लगता है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। और वर्क डन इज इक्वल टू आपको मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से यदि किसी बॉडी को आप रोटेट करते हैं तो इस कंडीशन में फोर्स की जगह आपको टॉर्क लगाना पड़ता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसलिए वर्क करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि अभी आपने क्या किया था, डेफिनेटली ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डायपोल को फ्रीली सस्पेंड किया। अब आप इसको पकड़कर रोटेट यदि करेंगे तो इनिशियली मान लीजिए डायपोल θ1 पोजीशन पर है फील्ड से, और उसके बाद आप उसको θ1 से यदि θ2 रोटेट करेंगे तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं और इससे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी एक्चुअली में यही है, वर्क डन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यदि आप लोग जैसे मान लीजिए सपोज ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो ग्राउंड फ्लोर से जंप करके सीधे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता होगा। निश्चित रूप से क्या करते हो आप, स्टेयरकेस रहती है, सीढ़ियां रहती है, एक 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 स्टेप्स जो है वो आप चढ़ते जाते हो और ऊपर पहुंच जाते हो फर्स्ट फ्लोर पर। तो हर एक स्टेप्स राइज करने के लिए, चढ़ने के लिए आपको स्मॉल वर्क करना पड़ता है। तो पूरा टोटल वर्क कितना होगा, तो सारे स्मॉल वर्क्स का समीशन, क्योंकि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, आप अलजेब्रिक सम कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और इनिशियली मान लीजिए वो फील्ड से θ1 एंगल बना कर था और बाद में θ1 से आप θ2 रोटेट कर रहे हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो θ1 से डायरेक्ट θ2 तो आप रोटेट नहीं करोगे, पहले आप थोड़ा स्मॉल एंगल रोटेट करोगे dθ, फिर नेक्स्ट dθ, फिर नेक्स्ट dθ। हर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ के लिए आपको स्मॉल वर्क लगेगा dw। अब आपसे पूछा जाएगा टोटल वर्क, तो आप बोलोगे समीशन ऑफ dw। तो सबसे पहले हमको वो dw ही फाइंड करना चाहिए, वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए सपोज θ1 से θ2 आप रोटेट कर रहे हैं और इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये जो एंगल है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हैं dθ। तो इसके लिए वर्क क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ। तो इसके लिए वर्क कितना होगा, तो dw इज इक्वल टू टाउ इनटू ऑफ dθ। वर्क डन जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह टॉर्क जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब पूरा वर्क θ1 से θ2 के लिए तो आपको क्लियर है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, समीशन ऑफ dw। ऐसे जितने आपने वर्क किए dθ, इनके लिए जितना वर्क हुआ है dw,
इन सारे वर्ग्स का समेशन। तो ये समेशन करोगे कहां से कहां, θ1 से पूरा θ2 तक। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसी समेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और dw की जगह जाएगा टाउ इनटू d थीटा। तो यही वर्क हो जाएगा w इज इक्वल टू समेशन की जगह इंटीग्रेशन, dw की जगह टाउ इनटू d थीटा, और लिमिट्स जाएंगे फ्रॉम लोअर लिमिट θ1 टू θ2। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ ये टॉर्क की वैल्यू, तो अभी अपन ने पिछले वीडियो में ड्राइव किया था, वो था P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। टॉर्क की वैल्यू रख दी हमने P साइन थीटा। अब आपको क्लियर है W इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट P इंटू ई तो बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा इंटू ऑफ डी थीटा। वेरिएबल थीटा है, लिखा है डी थीटा, डी थीटा का मतलब चेंज इन थीटा, मतलब वेरिएबल क्या हो गया, थीटा। जो वेरिएबल होगा उसी का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा θ1 टू θ2। W इज इक्वल टू P इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, मींस W इज इक्वल टू P इंटू डेफिनेटली यहां पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस cos θ2, फिर माइनस इसी में लोअर लिमिट तो माइनस cos θ1, तो डेफिनेटली W इज इक्वल टू P इंटू E। ये माइनस इंटू माइनस प्लस तो cos θ1 हो जाएगा और ये जाएगा माइनस cos θ। तो इनिशियली ये डायपोल θ1 पोजीशन पर था और वहां से जो आप θ2 एंगल रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला जाएगा P इंटू ई इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। लेकिन यदि हम मान लीजिए आप सपोज इनिशियली जो था डायपोल को फील्ड के डायरेक्शन में रखे थे, आपने स्टार्टिंग में ही डायपोल को क्या किया था, फील्ड के डायरेक्शन में रखा और फिर यहां से कोई एंगल रोटेट कर रहे, मतलब θ1 कितना था 0 और फिर यहां से आपने रोटेट किया है थीटा। तो यदि इनिशियली if the electric dipole is initially placed along the direction of electric field and it is rotates by theta angle from electric field, then the amount of work done, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो W is equal to P into E into cos θ1 की जगह 0 माइनस cos θ, मतलब W is equal to P into E। cos 0 कितना होता है बच्चों, 1 माइनस cos θ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला जाएगा जब आप फील्ड के ही डायरेक्शन से रोटेट करेंगे तब। यदि आप मान लीजिए सपोज, मेरे ख्याल से क्लियर है आपकी ये बात। अब नेक्स्ट हमको देखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो आपकी डेफिनेशन बनती है, जो कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या है बच्चों, बहुत सारे लोगों के मैं वीडियो देखता हूं, तो कहीं वो IIT के नाम पर पढ़ा रहे हैं, कहीं मेंस के नाम पे, कहीं एडवांस के नाम पर, कहीं कहीं। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहेंगे, आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। और इसलिए मैंने पूरा फोकस किया है कि बच्चों के जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर किए जाए। जब आपके पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आपको दो एडवांटेज है, एक तो आपके 12th में मार्क्स स्कोर हो जाएंगे और सेकंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्रैक कर देंगे। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आप पर कि आप उसके ऊपर कितना मेहनत करते हैं। जितना आप ये थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद जितना आप ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, राइट। तो यदि हम लोग यहाँ पर बात करें
क्योंकि मान लीजिए सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें भी हम डायपोल को इनिशियली फील्ड से परपेंडिकुलर रखें और फिर यहां से हम रोटेट करते हैं थीटा एंगल, तो जितना हमको वर्क करना पड़ता है वो पूरा का पूरा वर्क डायपोल में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में, और उसी को अपन बोलते हैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली में अपना नेक्स्ट जो डेरिवेशन था वो यही था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसको स्टैंडर्ड पोजीशन मानते हैं, और यहां से जब आप रोटेट करते हैं तो जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर होता है डायपोल में एनर्जी के फॉर्म में, उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां भी सेम वैसा ही होगा कि आप 90 से डायरेक्ट थीटा तो जाएंगे नहीं, स्मॉल एंगल जो है वो आप रोटेट करेंगे डी थीटा, और इसके लिए भी आपको स्मॉल वर्क लगेगा। तो वो वर्क कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं वर्क डन फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल work done for rotating electric dipole for a small angular displacement, for a small angular displacement d theta, for a small angular displacement d theta। तो डेफिनेटली जो भी वर्क होगा स्मॉल ही होगा, dw इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा होगा। अब टोटल वर्क कितना होगा, तो सेम वही प्रोसेस, टोटल वर्क, क्योंकि यही तो वर्क स्टोर होने वाला है एनर्जी के फॉर्म में। जब भी हम वर्क करते हैं तो वो स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। आप जो है यदि एक बाल्टी पानी ले लें और नल से नीचे ग्राउंड फ्लोर से भरकर ऊपर छत पर चले जाएं उस बाल्टी को उठाकर, तो स्वाभाविक उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। जितना आपने वर्क किए हैं वो पूरा का पूरा वर्क उसमें स्टोर होगा वाटर में एनर्जी के फॉर्म में, हालांकि आपकी बॉडी में भी स्टोर होगा। वो जो वर्क है वाटर में स्टोर हुआ, जब आपने ऊपर से वहां से छत से उस पानी को गिरा दिया तो नीचे छपाक से आवाज आएगी। वो क्यों आई, क्योंकि जब आप हाइट पर ले गए थे तो उस वाटर के पास में क्या आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब वहां से आपने ड्रॉप किया तो वही पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन किसमें हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। वेलोसिटी बढ़ गई, जैसे अर्थ पर जाकर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर टकराया पानी तो तुरंत वेलोसिटी जीरो हुई है, तो वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स लगा। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक्चुअली में किसमें कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी को तो एक्चुअली में जब आप हाइट पर ले गए थे तो पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, वही जो आपने वर्क किया था ना ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक ले जाने में, वो पूरा का पूरा वर्क स्टोर हुआ था वाटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बिल्कुल उसी तरीके से यदि आप डायपोल को रोटेट करते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन से थीटा एंगल, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर रोटेटिंग डायपोल इन a uniform electric field from its standard position to any position. The standard position मतलब theta is equal to 90 to any position is stored in form of energy, and this energy is called its potential energy. Potential energy is denoted by capital U. तो टोटल वर्क कितना होगा, तो W is equal to, तो यहाँ पर वही समीशन ऑफ dW हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, थीटा 1 हो जाएगा 90 और यहां से थीटा हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम।
समीशन को ही अपन इंटीग्रेशन बोलेंगे, dw को अपन बोलेंगे टाउ इंटू डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 92 थीटा, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क वही p इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू ऑफ डी थीटा, यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, w इज इक्वल टू ऑफ p इंटू ई कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 90 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा हो जाएगा, फ्रॉम 90 टू थीटा किया जाएगा। अब इसी में यदि अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, यदि हम वैल्यूज रखें तो w इज इक्वल टू p इंटू ई, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लिमिट 90 टू थीटा हो जाएगी, w इज इक्वल टू p इंटू ई इंटू माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा जाएगा, फिर माइनस दिस माइनस कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है तो पूरा जीरो जाएगा, तो वर्क की वैल्यू जाएगी माइनस p इंटू ई इंटू कॉस थीटा। यही वर्क तो कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम लोग क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वर्क डन मीन्स U इज इक्वल टू माइनस P इंटू ई इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर थोड़ी चीजें और समझना चाहिए आपको। यदि क्वेश्चन दिया जाए बताओ डायपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए आपको, तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, तो जब आप यहाँ +1 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस p इंटू ई इंटू 1, तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आएगा, लेकिन कैसा आएगा नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, या उसी को बोल दीजिए मिनिमम वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। तो मिनिमम कब आएगी जब cos थीटा की वैल्यू आप कितनी रख रहे हैं 0। तो फर्स्ट केस इफ थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर आप रख रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा, और सामने माइनस लगा है इसलिए मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब मिनिमम। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो मिनिमम रहेगी, और कितनी रहेगी माइनस p इंटू ई। जब किसी बॉडी के ऊपर पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उसको बोला जाता है इनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए मिनिमम। भाई आप स्टोन जो है उसको थ्रो करते हैं, हाइट पर जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है mgh। वहां पर वो इक्विलिब्रियम में रहता है क्या, बैलेंस रहता है क्या, नहीं, वापस डाउनवर्ड आता है। जैसे जैसे नीचे आता जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। जब ग्राउंड फ्लोर पर आता है तो आप क्या बोलते हैं जीरो, हालांकि जीरो होती नहीं है, जीरो नहीं है, ये एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी बॉडी की वो होती है माइनस GMM अपॉन R। H हाइट पर एक्चुअली में जो आप mgh बोलते हैं वो भी गलत है। एक्चुअल में H हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस GMM अपॉन R प्लस H। ये सब ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट हैं। ये जो आप mgh बोलते हैं एक्चुअली में वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो वो भी गलत है। एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। लेकिन स्मॉल हाइट्स की बात करें तो फिर उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं mgh। तो यदि हम अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी से जीरो अज्यूम करें तब h हाइट पर कितनी होती है mgh। जैसे स्केल होता है ना, स्केल में मान लीजिए आपने कोई रॉड है उसकी लेंथ मेजर की 10 सेंटीमीटर, तो एक एंड 0 पर रख दिया, दूसरा एंड कहां गया 10 सेंटीमीटर पर, तो आपने रॉड की लेंथ कितनी बोल दी 10 सेंटीमीटर। पर मान लीजिए स्केल थोड़ा सा खराब हो गया है, 0 नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, तो
तो आपने रॉड का एक एंड 2 पर रखा है, तो दूसरा एंड कहां जाएगा? 12 पर। अब आपसे पूछा जाए बताइए रॉड की लेंथ कितनी है, तो आपका सिंपल आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। 12 तो बोलोगे नहीं अब आप, तो एक्चुअली में वो जो आपने 2 सेंटीमीटर था उसको क्या अज्यूम कर लिया? 0। वो 2 सेंटीमीटर एक्चुअल में 0 नहीं था, तो उसको आपने 0 अज्यूम किया। उसके रिस्पेक्ट में वो 12 पर पहुंचा, तो कितना डिफरेंस आया? 10 सेंटीमीटर। इसलिए आपने रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर बोल दी। बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ पर यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 हम अज्यूम करें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अपन बोलते हैं mgh। तो ऐसे ही कोई भी बॉडी, जैसे मैंने आपको समझाया कि जब अर्थ पर बॉडी आती है तब वो जाकर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वहां भी आप गड्ढा खोद दोगे तो बॉडी और नीचे जाएगी। सबसे कम एनर्जी जो होती है वो होती है अर्थ के सेंटर पर। कितनी होती है वहां पर? -इन्फिनिटी। ये सब ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट है, वहां देखेंगे। अभी तो आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है। तो आपके पास तो 10 रुपए थे, आप मेले में चले गए, पूरे 10 रुपए खर्च हो गए, उसके बाद क्या करोगे मेले में? उसके बाद तो आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। 10 रुपए 100 रुपए जो भी आप बोल रहे हैं पूरे आपने खर्च कर दिए, उसके बाद तो आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। एक ही ऑप्शन बचा, चुपचाप उठो घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि एनर्जी मिनिमम हो गई है, आपके पास कुछ नहीं बचा है। इसी तरीके से जब कोई बॉडी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वो रहती है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डायपोल की वो -p। जबकि यदि हम लोग यहां पर बात करें इसका नेक्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा यदि मैंने 180 ले लिया, यदि थीटा 180 ले लिया तो इस कंडीशन में cos 180 कितना होता है? -1। ये cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम नेगेटिव है, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव मतलब मिनिमम वैल्यू। पर अभी आप मैक्सिमम बोल दीजिए, मैक्सिमम नेगेटिव। यहां पर आप रखेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस p आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था आपने 1 से, माइनस ने तो प्लस कर दिया, प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आ गया। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कितनी होगी? P × E। मतलब यदि इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम वो होती है -p और मैक्सिमम कितनी होती है? +p। तो कहां से कहां तक कितना चेंज कर सकते हैं आप? -p से लेकर +p तक आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कितना एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो आप? 2p। p दे दोगे तो -p से 0 पे पहुंच जाएगा, p और दे दोगे तो यहां पहुंच जाएगा। मतलब टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर सकते हो? 2pe। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा डायपोल? जब एनर्जी मिनिमम। मिनिमम मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब फील्ड के डायरेक्शन में। तो यदि आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ बिग पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ बिग नेगेटिव चार्ज है, डायपोल को आपने लिया, धागे से बांधा, लटका दिया। डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस की तरफ रहेगा, जो प्लस चार्ज है वो माइनस की तरफ रहेगा, लटका रहेगा ऐसा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसमें एनर्जी मिनिमम है। लेकिन इसको पकड़कर आपने रोटेट करके जस्ट अपोजिट कर दिया तो उस कंडीशन में जो इसकी एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी? +pe। तो बच्चों डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है -p और मैक्सिमम होती है +p। तो आज अपन बस इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस। तो सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो, जैसे वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा
आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक।